नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम वर्ष 2019 से वर्ष 2024 के तमाम उन प्रश्नों पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं जो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों पर चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इन प्रश्नों के आधार पर आप वर्ष 2025 की अपनी प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति को बेहतर तरीके से बना सकें और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें। चूंकि भूगोल विषय से पूछे गए प्रश्नों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए हमने भूगोल से संबंधित जो हमारे सीरीज के प्रोग्राम थे उनको 3 भागों में विभाजित किया है। 2 भाग आपके सामने आ चुके हैं और आज हम भूगोल संबंधी तीसरे भाग पर आपसे बात करेंगे। अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, उससे पहले आपके लिए एक सूचना यह भी है कि इन सभी प्रोग्राम से संबंधित जो पीडीएफ फाइल है वो आपको इन न्यूज दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। तो वहां पर इसकी पूरी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। सामान्यतः जिस दिन प्रोग्राम आएगा उससे अगले दिन पीडीएफ फाइल भी आपको दे दी जाएगी। और कहां पर मिलेगी? इन न्यूज दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। जून की 21वीं तारीख को सूर्य, वर्ष 2019 का प्रश्न है, सूर्य की स्थिति को पूछा गया है जून की 21वीं तारीख को। आपके सामने पहला ऑप्शन है उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। दूसरा ऑप्शन है दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। तीसरा ऑप्शन है मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। ऑप्शन डी है मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। अगर आपने हमारे पहले प्रोग्राम देखे होंगे तो वहां पर हमने उत्तर अयनांत की स्थिति को ठीक तरह से एक प्रकार से व्याख्यायित आपके सामने किया है पूरी तरह से। तो वहां आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से इस वर्ष के इन महीनों में जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध होता है उस पर सूर्य की रोशनी सीधे तौर से पड़ती है। और इसकी अवस्थिति को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये उत्तर अयनांत की स्थिति आप देख सकते हैं, समर सोलस्टाइस की स्थिति देख सकते हैं 21 जून की। किस प्रकार से जो सूर्य की रोशनी है वो हमारी कर्क रेखा के लंबवत होती है और पृथ्वी का जो उत्तरी भाग होता है या उत्तरी गोलार्ध होता है उसका अधिकांश हिस्सा जो है वो सूर्य की रोशनी के सामने पड़ता है। तो अगर ये क्षितिज के नीचे होगा तो ये इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, यानी उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे सूर्य नहीं डूबता है, वरना उसका जो हिस्सा है वो सूर्य के सामने आ ही नहीं पाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगर आप इसकी थोड़ी सी हल्की व्याख्या भी चाहते हैं तो वो इसी प्रकार से है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पड़ती है, ये तो आप जानते होंगे ये हमारी पृथ्वी है और ये इक्वेटर है, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री की। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा पड़ती है? कर्क रेखा। और दक्षिण में 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा पड़ती है? मकर रेखा। इस क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये कर्क रेखा है। 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत रूप में पड़ता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है 21 जून को। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत यानी समर सोलस्टाइस या उत्तर अयनांत के रूप में भी जानते हैं, इन नामों से भी इनको संबोधित किया जाता है। इस तिथि को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव का सूर्य की ओर अक्षीय झुकाव अधिकतम होता है और इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर भी होता है। इस अवस्था में उत्तरी ध्रुव पर रात नहीं होती, अर्थात सूर्य उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी आर्कटिक वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है और इस प्रकार से विकल्प ए इसमें सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2024 का ही यह प्रश्न है और पहला कथन दिया है, सुमेड़ पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार यानी शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। दूसरा कथन है, सुमेड़ पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कथन आपके सामने दिया है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। और डी ऑप्शन है कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। आप अगर इसे ठीक से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से कथन 1 इसमें सही हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये वास्तव में एक रणनीतिक मार्ग है और सुमेड़ पाइपलाइन
लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ये अपने आप में इसके रणनीतिक मार्ग को स्थापित भी कर देता है और व्याख्या से आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। ये आपने रेड सी की अवस्थिति देखी, स्वेज कैनाल की स्थिति यहां पर है जो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर से जोड़ती है। उसी प्रकार से यहां पर रेड सी के अंतर्गत आप देखेंगे एक पाइपलाइन है जो मेडिटेरेनियन सी को इस प्रकार से लाल सागर से जोड़ देती है, ये सुमेड़ पाइपलाइन है। तो जो आपके सामने ऑप्शन दिया है उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, जो स्वेज नहर और जो सुमेड़ पाइपलाइन है ये फारस की जो खाड़ी है, फारस की खाड़ी कहां पर है आप देख सकते हैं कि ये पर्शियन गल्फ है। पर्शियन के जो कच्चे तेल हैं, भारत फारस की खाड़ी के कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस शिपमेंट हेतु यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के लिए एक रणनीतिक मार्ग उपलब्ध कराती है। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मार्ग ये उपलब्ध कराती है। इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़िए, सुमेड़ पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारिस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार के लिए एक रणनीतिक मार्ग उपलब्ध कराती है, क्योंकि आप किस जल मार्ग से इस हिस्से को जोड़ेंगे, इसी जल मार्ग से तो जोड़ेंगे, यहां तो कोई जल मार्ग है नहीं, तो इस जल मार्ग से इस हिस्से को जोड़ोगे तो ये एक रणनीतिक मार्ग उपलब्ध करा देती है। दूसरा कथन है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है सुमेड़ पाइपलाइन, तो ये कथन सही है और ये इस प्रकार से काम करती है, इसीलिए एक रणनीतिक मार्ग ये उपलब्ध कराती है। इस प्रकार से इसमें कथन एक सही हो जाएगा, यानी कथन एक और कथन दो दोनों सही है, लेकिन और कथन दो कथन एक की व्याख्या भी करता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे, इसकी और ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, यही सारी चीजें यहाँ भी लिखी गई है। जैसे स्वेज नहर और सुमेड़ पाइपलाइन मिस्र में स्थित है और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, वही चीज आपको मैप में भी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप अपनी आईएएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी ठीक तरीके से कर सकें, इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप पर आपके लिए एक टेस्ट सीरीज 2025 भी उपलब्ध है, जिसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं व्यापक कवरेज, विषयवार मूल्यांकन और विस्तृत विवरण। ये जो सीरीज टेस्ट सीरीज है ये हिंदी में उपलब्ध होगी और आप इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही 8750187501 पर इसके लिए कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। दूसरा है लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। वर्ष 2024 का यह प्रश्न है। इसकी सामान्य तौर से अगर आप व्याख्या करेंगे तो ठीक तरीके से समझ जाएंगे। सामान्यतः यहाँ पर दोनों ही जो कथन है वो सही दिए हैं, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर दी देखने में आती है और ऑप्शन सी इसमें सही होगा। जो लाल सागर है, अभी रेड सी की अवस्थिति आपने देखी थी, मिस्र की स्वेज नहर से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 1200 मील यानी 1930 किलोमीटर तक बाबल मंदेब जलडमरू मध्य तक विस्तृत जल का एक संकरा क्षेत्र है जो अदन की खाड़ी और फिर अरब सागर से जुड़ता है। अगर आप इसकी अवस्थिति को देखना चाहें तो यहाँ पर इसकी अवस्थिति को भी आप देख सकते हैं कि ये लाल सागर है और ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये अरेबियन सी है और ये पर्शियन गल्फ है यानी फारस की खाड़ी है। तो और ये बाबल मंदेब जलडमरू मध्य के माध्यम से अदन सी से इस प्रकार से जुड़ा भी होता है। तो यहाँ पर उसी से संबंधित आपके सामने पूरी डिटेल दी है कि दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 1200 मील तक बाबल मंडेब जलडमरू मध्य तक विस्तृत जल का एक संकरा क्षेत्र है जो अदन की खाड़ी और फिर अरब सागर से ये जोड़ता है। लाल सागर क्षेत्र में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। हालांकि प्रागैतिहासिक कलाकृतियों से संकेत मिलता है कि कभी यहाँ अधिक मात्रा में भी वर्षण होता था, यानी प्रागैतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में इस प्रकार के प्रमाण तो हमें प्राप्त होते हैं कि यहाँ पर पहले बहुत अधिक वर्षा होती थी, लेकिन वर्तमान में लाल सागर क्षेत्र में अधिक वर्षा नहीं होती है और इस प्रकार से कथन एक सही हो जाता है। लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है और वर्षण भी बहुत ज्यादा कम होता है, तो नदियों से अगर जल का प्रवेश नहीं होता है, यही कथन दो में भी बात कही गई थी, इस प्रकार से कथन दो भी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लेवेंट, ये इस प्रकार से भी लिखा जाता है लेवेंट,
मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? वर्ष 2022 का प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्तरी अफ्रीकी तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक फैला क्षेत्र, तीसरा है फारस की खाड़ी और अफ्रीका के शृंग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास का क्षेत्र, और भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र। ये भूमध्य जो पूर्वी भूमध्य सागरीय तट है उसके पास का क्षेत्र है, और विशेष तौर से ये काफी चर्चा में रहा है जब से मध्य पूर्व के क्षेत्र में आईसिस नामक जो आतंकवादी संगठन है उसका उद्भव हुआ था वर्ष 2014-15 के दौरान। उसके बाद द लेवेंट शब्द का प्रयोग अखबारों में हमें कई बार देखने को मिलता है। तो ये कोई बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र नहीं है, लेकिन सामान्यतः भूमध्य सागर का जो पूर्वी क्षेत्र है इस क्षेत्र को सामान्यतः द लेवेंट के नाम से जाना जाता है। तो जो पूर्वी भूमध्य सागर है उसका पूर्वी तट के इधर जो पूर्वी भूमध्य सागर है और उसके इस साइड पर यह मिलता है, जो लगभग 800 किलोमीटर लंबा और लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है। पश्चिम में भूमध्य सागर और पूर्व में अरब सीरियाई रेगिस्तान के बीच में ये फैला हुआ है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो अरब पेनिनसुला यहाँ है, यहाँ सीरियाई रेगिस्तान है, उसके बीच में फैला हुआ है, और इसके पश्चिम में क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। इस द लेवेंट क्षेत्र के आप द लेवेंट जो क्षेत्र है उसके पश्चिम में मेडिटेरेनियन सी है। उत्तर में इसके ओरोंटिस नदी है और दक्षिण में इस्थमस ऑफ स्वेज तक ये फैला हुआ है, यानी यहां तक इस क्षेत्र तक ये फैला हुआ है। तो इसकी एक सामान्य अवस्थिति ये मानी जाती है, बहुत ही सुपरिभाषित क्षेत्र नहीं है, लेकिन सामान्यतः इस क्षेत्र को ही द लेवेंट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से विकल्प ए इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2021 का कथन, वर्ष 2021 का प्रश्न है, और पहला कथन है, वैश्विक सागर आयोग ग्लोबल ओशन कमीशन अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय यानी सी बेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। दूसरा कथन आपके सामने दिया है, भारत ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। और तीसरा है, दुर्लभ मृदा खनिज रेयर अर्थ मिनरल अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधस्थल पर उपलब्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए इनकी व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। और व्याख्या यही है कि जब हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय यानी सीबेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करने की बात किसके बारे में कही गई है? वैश्विक सागर आयोग। बल्कि ये जो लाइसेंस प्रदान करता है वो इंटरनेशनल मैरीटाइम अथॉरिटी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो यूएन क्लोज के अंतर्गत आती है। तो पहला कथन इसमें पूरी तरह से गलत हो जाता है। और आप ये देखिए कि पहला कथन अगर आप जानते हैं तो इसका उत्तर आप निकाल लेंगे, क्योंकि पहला यहां भी दिया है, यहां भी दिया है और यहां भी दिया है। और अगर आपको ये पता लग गया कि पहला कथन गलत है क्योंकि इसके द्वारा जो लाइसेंस किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम अथॉरिटी के द्वारा ये लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं, तो आपका उत्तर एकदम आ गया। 2 और 3 को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक भी आप यहां से सीख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको किसी ऑप्शन को कई प्रश्नों में आप बाहर कर सकते हैं, और भले ही प्रश्न बड़ा हो, आप केवल एक ऑप्शन अगर ठीक से जानते हैं तो उस प्रश्न के उत्तर को भी आप ठीक तरीके से जान सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 और 3 को आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है अगर आप पहले कथन के बारे में जानते हैं। लेकिन फिर भी इसकी व्याख्या कर लेते हैं एक बार। वैश्विक सागर आयोग वर्ष 2013 से वर्ष 2016 के बीच समुद्र तंत्र के क्षरण को यानी उसके नुकसान को संबोधित करने, इसके लिए जागरूकता बढ़ाने और इसकी उत्पादकता को बहाल करने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल थी। जबकि समुद्र संस्तरीय यानी सी बेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करने का जो कार्य है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण इंटरनेशनल, वहां पर हमने आपके सामने शायद किसी और संस्था इंटरनेशनल मैरीटाइम हमने अथॉरिटी की बात की थी, तो इस पे थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा। इंटरनेशनल मैरीटाइम अथॉरिटी की नहीं, यहां पर जो इसकी व्याख्या पर दी गई है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी दिया है, तो ISA है, तो इसमें थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा, माफ करिएगा। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है ये संस्था, उसका वहां पर आपके सामने IMA कह दिया गया था।
तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें संशोधन कर लीजिएगा, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक निकाय है जिसे अंतर्राष्ट्रीय जल के अंतर्गत महासागरों में पाए जाने वाले निर्जीव संसाधनों के संबंध में अन्वेषण व दोहन आदि कार्यों को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया है। तो ये इसके बारे में आपने सामान्य तौर से जान लिया पहले ऑप्शन के बारे में। अब आगे के बारे में जानते हैं जो दो कथन और दिए गए थे। केंद्रीय भारतीय महासागरीय बेसिन, सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन यानी CIOB के समुद्र तट में पॉलीमेटेलिक ग्रंथियों जिसके अंतर्गत मैग्नीज, कोबाल्ट और निकल आते हैं का पता लगाने संबंधी भारत के विशेषाधिकार को वर्ष 2017 में 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो दूसरा कथन था उसमें कहा गया था कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। तो ये कथन सही हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि उसके लाइसेंस को ही 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, विशेषाधिकार को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला जो आपके सामने स्टेटमेंट है उसका उत्तर यहां पर है। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में दुर्लभ मृदा खनिज जैसे नियोडीमियम, यट्रियम और डिस्प्रोसियम समुद्र अधस्थल पर उपलब्ध है। दुर्लभ मृदा खनिज में प्राप्त धातु घटकों के रूप में एक या अधिक दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं। ये पृथ्वी की ऊपरी सतह क्रिस्ट में पाए जाते हैं और दुर्लभ मृदा तत्व अपने नाम के विपरीत पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। भले ही इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से संबोधित किया जाता हो, लेकिन ये पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन इनके प्रसंस्करण यानी इनके प्रोसेसिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है, इनकी जो प्रोसेसिंग की जाती है वो अपने आप में प्रक्रिया बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इनको दुर्लभ मृदा तत्व के रूप में संबोधित कर दिया जाता है। और इनका उपयोग जो है वो अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में, चाहे वो और बैटरी के निर्माण में किया जाता है। इसलिए इन दुर्लभ मृदा तत्वों का विशिष्ट महत्व भी है और इस प्रकार से ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। हालांकि अगर आप केवल ऑप्शन ए को जानते हैं तो भी उस प्रश्न का उत्तर एकदम सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, महासागर औसत तापमान यानी ओशन मीन टेम्परेचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है या है। 2020 का प्रश्न है, ओशन मीन टेम्परेचर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला कथन है कि ओशन मीन टेम्परेचर यानी महासागर औसत तापमान को 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। दूसरा कथन है, ओशन मीन टेम्परेचर जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालिक औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक गलती हुई है कि ये जो दक्षिण पश्चिम ये दिया है कि जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में ये 129 मीटर पर होता है, बल्कि ये 50 से 100 मीटर पर होता है और इस कारण से कथन एक गलत हो जाएगा और ऑप्शन 20 में सही होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसमें से ये बताना था कि कौन सा कथन सही है, तो केवल ऑप्शन बी ही इसमें सही होगा। और इसकी व्याख्या इसी प्रकार से है कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM के अनुसार महासागर सतह तापमान महासागर के ऊपरी सतह के कुछ मिलीमीटर तक सीमित है, जो तेज हवाओं, वाष्पीकरण या घने बादलों से प्रभावित होता है। क्योंकि तेज हवाओं से किस प्रकार से प्रभावित होता है, क्योंकि तेज हवाएं गर्म जल को आगे की तरफ ले जाती है और उसका जगह कौन लेता है, ठंडा जल लेता है। इसी प्रकार से वाष्पीकरण की प्रक्रिया के तहत भी होता है कि वाष्पीकरण से जल का जो ऊपरी हिस्सा है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और घने बादल से जो सूर्य तप प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होता है उसमें धीमापन आता है, यानी कम ऊष्मा प्राप्त होती है। इसलिए जो सतही तापमान होता है वो एवरेज से कम रह जाता है, सामान्यतः जितना रहता है उससे कम हो जाता है अगर घने बादल होंगे। इसके विपरीत महासागर औसत तापमान ओशन मीन टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च के दौरान दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में 50 से 100 मीटर की गहराई में होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गहराई लिखी थी दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर लिखी थी और इस प्रकार से कथन गलत हो जाता है। शोधकर्ताओं ने 1993 से वर्ष 2017 तक 25 वर्षीय ओशन मीन टेम्परेचर डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है वह SST से ज्यादा प्रभावशाली है।
इसका आकलन यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक होगी। इस प्रकार से केवल कथन 2 वहां पर सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किन के मध्य होती है? वर्ष 2024 का प्रश्न है। ये तो मैं पहले पहले भी हमने डिस्कस किया है कि लगातार आप अगर मैप भी देखते रहेंगे ना, हर मैप को डेली आपको प्रतिदिन कम से कम 10-15 मिनट जरूर देखना है। उसी से आप इस तरह के प्रश्नों को ठीक करने में सक्षम हो जाएंगे। डेली मैप देखिए, कम से कम 10-15 मिनट, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। और इस प्रोग्राम में ऐसे बहुत से प्रश्न होंगे जो केवल मैप देखने से ही आपके सही हो जाएंगे। ये भी उसी तरह का प्रश्न है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है चिली और अर्जेंटीना, तीसरा है चीन और भारत, और चौथा है कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन। इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा कनाडा और उत्तर अमेरिका। ये दो सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं, जो भी यहाँ पर दो देश आपके सामने दिए हैं। तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। कितनी? 8,890 किलोमीटर विस्तृत है इनकी सीमा। रूस और कजाकिस्तान की सीमा कितनी है? दोनों कितनी सीमा साझा करते हैं? 6,846 किलोमीटर। चिली और अर्जेंटीना जो है वो 5,308 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत के जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को ये स्पर्श करते हैं दोनों। यानी भारत के कौन कौन से राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2024 का प्रश्न है। पहला कथन है, साहिल क्षेत्र में अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। और कथन दूसरा है, हाल ही में साहिल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा, तख्तापलट हुआ है। हालांकि ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, लेकिन इसमें साहिल क्षेत्र आया है तो उसकी ज्योग्राफिकल स्थिति के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो ज्योग्राफिकली कहाँ स्थित है, उसकी लोकेशन क्या है। इसलिए ज्योग्राफी के खंड में शामिल कर दिया गया है। साहिल क्षेत्र लगातार इस चीज के लिए लगातार चर्चा में रहा है अखबारों में कि वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहां पर इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर की भी इंस्टेबिलिटी को आगे बढ़ाती है। तो आप देखेंगे कि साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। ये बिल्कुल कथन सही है। अगर आप न्यूज़पेपर से जुड़े हैं तो आपको पता लग जाएगा। हाल ही में साहिल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा और तख्तापलट हुआ है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। और क्योंकि सैन्य कब्जा और तख्तापलट हुआ है, ये भी इस चीज ने भी साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को अंजाम दिया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में सीधे तौर पर लिखा है कि कथन एक और कथन दो दोनों सही है, और कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए हैं वो सही नहीं है, क्योंकि ये सही व्याख्या कर देता है। ये साहेल रीजन है। मोटे तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से देश साहेल क्षेत्र में पड़ते हैं अफ्रीका के। इसमें आ जाता है इरिट्रिया, सूडान, चाड, नाइजर, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, माली, मोरितानिया और सेनेगल। सामान्यतः यही क्षेत्र या आप कह सकते हैं यही देश साहेल रीजन के माने जाते हैं। और यहाँ पर बहुत से देशों में हमें सैन्य तख्तापलट की स्थिति पिछले कई सालों में देखने को मिली है। नाइजर, बुर्किना फासो, चाड, माली, मोरितानिया और सेनेगल का साहेल क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता तथा जातीय तनाव का साक्षी रहा है। कथन एक सही है। नाइजर एक राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। यहाँ पर नाइजर का उदाहरण दिया है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी इंस्टेबिलिटी की स्थिति और कू की स्थिति यानी सैन्य तख्तापलट की स्थिति देखने में आई है नाइजर में, क्योंकि वहां की सेना ने सरकार का तख्तापलट वर्ष 2023 में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति को हटाकर वहां अपना नियंत्रण कर लिया था। कथन दो भी सही है और वो कथन एक की भी व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के दो सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात हैं? वर्ष 2024 का प्रश्न है। आपके ऑप्शन है अल्जीरिया, मोरक्को, बोत्सवाना, नामीबिया, कोटे डी आइवर और घाना और मेडागास्कर और मोजाम्बिक। ज्योग्राफी की जो पुरानी एनसीईआरटी है, अगर आप उसको ठीक से पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर भी कर देंगे। पुरानी एनसीईआरटी में दिया है ज्योग्राफी की जो पुरानी एनसीईआरटी है, और जहां तक मेरे याद आ रहा सिक्स या सेवंथ या एट्थ क्लास की एनसीईआरटी में है, उसमें एक चैप्टर है जो अफ्रीकी महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। तो अफ्रीकी महाद्वीप की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में उसमें दिया गया है।
वहां पर इसका उत्तर मिल जाएगा। कोको उत्पादन के बारे में हमने एक इनफोकस का भी प्रोग्राम किया हुआ है, वहां पर भी आपको ये बताया गया है कि कोको उत्पादन में सबसे जो उच्च उत्पादक देश हैं वे कौन से हैं, और विशेष तौर से उसमें पश्चिमी अफ्रीकी देश आते हैं। तो पश्चिमी अफ्रीका में कौन कौन से देश पड़ते हैं? कोटे डी आइवर और घाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहां भी आप देख सकते हैं एक डेटा के माध्यम से पश्चिमी अफ्रीकी देश है कोटे डी आइवर और घाना ही सबसे बड़े शीर्ष कोको उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। यहां पर 4 देश दिए हैं, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस। उपर्युक्त में से कितने कितने पूछा है, कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? तो उत्तरी समुद्र की स्थिति अगर आप जानते हैं और उसके आसपास के देशों की अवस्थिति जानते हैं तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर कर सकते हैं। वर्ष 2024 का प्रश्न है। यहां पर फिर वही बात आ जाती है कि मैप को लगातार पढ़िए, लगातार उसको देखिए, रोजाना 10-15 मिनट मैप को जरूर दोहराइएगा। ये नॉर्थ सी की अवस्थिति है, आप देख सकते हैं कि ये नॉर्वे है। यहाँ पर ये जो सीमा है आप देख सकते हैं ये जर्मनी से लगती है। आप जानते हैं ये स्वीडन है और इसके इधर फिनलैंड पड़ेगा और इधर रशिया पड़ेगा। तो 2 देशों से सीमा साझा होती है, नॉर्वे से और जर्मनी से। तो यहां पर दिया है नॉर्वे और जर्मनी, और आपको ये नहीं बताना कि 2 और 3 सही है, आपको ये बताना है कि कितनों की सीमा साझा करती है। तो फिनलैंड की नहीं करती और रूस की नहीं करती, तो यहां पर केवल 2 की सीमा साझा करती है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आईएएस प्रीलिम्स 2025 की लाइव ऑनलाइन तैयारी करने के लिए, विशेष तौर से किसकी, सामान्य अध्ययन की लाइव ऑनलाइन तैयारी करने के लिए आपके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप पर कोर्स उपलब्ध है, लाइव ऑनलाइन फॉर्म में उपलब्ध है। इसकी मुख्य विशेषताएं होंगी 400 प्लस घंटों की कक्षाएं, असीमित बार देखने की सुविधा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हिंदी में उपलब्ध है। इसके लिए आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? वर्ष 2023 का प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है अर्जेंटीना, बोत्सवाना, कोंगो, लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो और कजाकिस्तान। ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। एनसीईआरटी की जो आपको पुरानी एनसीईआरटी बताई है वहां पर जाइए और आप इस प्रश्न को ठीक कर सकते हैं। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी से सीधा आपको पता लग जाएगा वैश्विक उत्पादन में कोंगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कोंगो गणराज्य की कोबाल्ट के उत्पादन में 70% की हिस्सेदारी है वैश्विक उत्पादन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोंगो बेसिन का हिस्सा है? वर्ष 2023 का प्रश्न है। यहां पर फिर मैप आ जाता है। अगर आप लगातार मैप देखते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से ठीक कर सकते हैं। कैमरून, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और युगांडा। कैमरून इसका उत्तर होगा। केवल और केवल आपको अफ्रीका का मैप ठीक से देखना है। मैप देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। आपकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण भाग ये होना चाहिए कि आप डेली 10-15 मिनट हर देश नहीं बल्कि सभी कॉन्टिनेंट और भारत का, विशेष तौर से भारत के सभी राज्यों का ठीक से मैप देखें और सभी कॉन्टिनेंट्स का ठीक से मैप देखते रहें। उनकी पॉलिटिकल और जो फिजिकल मैप है उस पर आप अपनी एक पकड़ को मजबूत बना ले। ये कोंगो बेसिन की अवस्थिति यहाँ पर दी हुई है और साउथ सूडान आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोंगो बेसिन से बाहर है। नाइजीरिया भी कोंगो बेसिन से बाहर है और युगांडा भी कोंगो बेसिन से बाहर है। जबकि कैमरून का जो ये कैमरून है, ये कैमरून का ये दक्षिणी हिस्सा यहाँ पर इसमें पड़ जाता है कोंगो बेसिन में, और यहीं पर आप नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और युगांडा इससे बाहर पड़ते हैं, कैमरून इसके अंदर पड़ता है। आप मैप में सीधे तौर पर देख सकते हैं, तो कैमरून इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का प्रश्न है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। यहाँ 6 देश दिए हैं, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया। उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझी हैं? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 4, ऑप्शन डी केवल 5। अगर आप जानते हैं कि फरवरी 2022 से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में आपको पता होना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये युद्ध हुआ था तो यूक्रेन की सीमाओं से बहुत बड़े स्तर पर लोगों का प्रवास भी हुआ था, अलग अलग देशों में गए
लोग गए थे, तो इसकी सीमा के बारे में ठीक तरीके से आपको पता होना जरूरी है। आप यहाँ यूक्रेन की सीमा देख सकते हैं, और यूक्रेन की सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं? रूस लगता है, बेलारूस लगता है, पोलैंड लगता है, स्लोवाकिया लगता है, हंगरी भी लगता है, रोमानिया लगता है, मोल्डोवा लगता है, और फिर इसकी सीमा ब्लैक सी से भी लगती है। तो यहां आप देख सकते हैं बुल्गारिया दिया है, तो रोमानिया के नीचे बुल्गारिया पड़ता है, ये नहीं लगता। चेक रिपब्लिक नहीं लगता, स्लोवाकिया की सीमा लगती है, चेक रिपब्लिक। हंगरी की सीमा लगती है, लैटविया की सीमा नहीं लगती, लिथुआनिया की नहीं लगती, और रोमानिया की लगती है। इस प्रकार से दो की सीमा लगती है, हंगरी और रोमानिया, यानी केवल दो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। क्योंकि यहां आप देख सकते हैं कि हंगरी की सीमा लग रही है और रोमानिया की सीमा लग रही है। बाकी चेक रिपब्लिक ये देश है, यहाँ पर लेटविया, एस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया यहाँ पर पड़ने वाले देश हैं, तो उनकी सीमा नहीं लगती है। बुल्गारिया यहाँ पर पड़ता है, इसकी भी सीमा नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। यहाँ भी 5 देश दिए हुए हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया और उज्बेकिस्तान। उपर्युक्त में से कौन से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं? तुर्की राज्यों के संगठन के बारे में आपसे पूछा है। आपके सामने ऑप्शन है 1, 2, 4, ऑप्शन बी है 1 और 2, 3, ऑप्शन सी है 2 और 5, ऑप्शन डी है 3, 4 और 5। आप देख सकते हैं कि अगर आप इस क्षेत्र की राजनीति को जाने, और आपने देखा होगा हाल ही में हमें आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भी एक संघर्ष देखने को मिला था। तो तुर्की राज्यों के संगठन में, जिसमें तुर्की एक महत्वपूर्ण देश है, तो आर्मेनिया को समर्थन नहीं करता है तुर्की। तो आर्मेनिया, अगर आप इसका एक अंदाजा भी लगाना चाहें, अगर आप केवल उस क्षेत्र की राजनीति को ठीक से जानते हैं, तो आप समझ लेंगे कि ये दोनों देश कमोबेश, अगर तुर्की के साथ तुर्की राज्यों का कोई संगठन है, तो उसमें आर्मेनिया का होना बेहद ज्यादा मुश्किल है। तो ए ऑप्शन को आप सीधे तौर पर निकाल भी सकते हैं, आर्मेनिया को आप इससे बाहर भी कर सकते हैं, और अजरबैजान उसमें शामिल हो जाएगा। और मुख्य तौर से अगर आप इसके उत्तर को जानना चाहें, तो 2 और 5, यानी अजरबैजान और उज्बेकिस्तान में देश है जो इस संगठन में शामिल है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी जान लेते हैं, संगठन के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तुर्की राज्यों के संगठन तत्कालीन तुर्की भाषी राज्यों की सहयोग परिषद या तुर्की परिषद के रूप में जाना जाता है। इसको वर्ष 2009 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था, और इसका उद्देश्य है तुर्क राज्यों के बीच व्यापक सहयोग को बढ़ावा देना। 4 संस्थापक सदस्य राज्य हैं, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्की, ये 4 संस्थापक राज्य हैं। इसके बाद अक्टूबर 2019 में बाकू में आयोजित 7वें, बाकू कहां पड़ता है? अजरबैजान में पड़ता है, 7वें शिखर सम्मेलन के दौरान उज्बेकिस्तान को भी पूर्ण सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया। सितंबर 2018 में किर्गिज गणराज्य के चोलपोन अता में इसके 6ठे शिखर सम्मेलन के दौरान हंगरी को संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया, और नवंबर 2021 में आयोजित 8वें शिखर सम्मेलन में तुर्कमेनिस्तान संगठन का पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। आर्मेनिया, क्रोएशिया और रोमानिया तुर्क राज्यों के संगठन के सदस्य नहीं है, विकल्प सी इसमें सही हो जाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, देश दिए हुए हैं और उसके सामने हाल ही में समाचारों में क्यों रहे हैं। तो एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर आपको पता है, तो भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होने के बाद करंट अफेयर्स को याद रखना आपके लिए आसान हो जाता है। वर्ष 2022 का प्रश्न है, यहाँ पर 4 देश दिए हैं, चाड, गिनी, लेबनान और ट्यूनीशिया, और सामने दिया है कि ये समाचारों में क्यों रहे। चीन द्वारा स्थायी सैन्य बेस की स्थापना क्या चाड में की गई है? नहीं की गई है, चाड में नहीं की गई है, दूसरे देश में की गई है, और संभवतः जहां तक मेरे याद आ रहा है जिबूती या इरिट्रिया में से एक देश में सैन्य अड्डे की स्थापना चीन के द्वारा की गई है, तो चाड में नहीं की गई है, ये ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। दूसरा आपके सामने दिया है गिनी, सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन। तीसरा दिया है, ये ऑप्शन सही होगा, लेबनान, गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी, ये भी ऑप्शन सही होगा। और चौथा दिया है ट्यूनीशिया, राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन, ये भी सही ऑप्शन होगा। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही है? तो 3 युग्म यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। तो हाल फिलहाल की घटनाओं से अगर आप ठीक तरीके से परिचित हैं वर्ष 2021-22 के दौरान की, तो इस तरह के प्रश्नों को ठीक कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो न्यूज़पेपर आपके सामने आता है और उसका जो वर्ल्ड सेक्शन है,
उस वर्ल्ड सेक्शन को, विश्व संबंधी सेक्शन को आपको ठीक तरीके से तैयार करना है, उसको लगातार पढ़ना है ताकि विश्व के अलग अलग हिस्सों में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में आपकी जानकारी दुरुस्त रहे और आप इस तरह के प्रश्नों को ठीक कर सके। देखिए इसका उत्तर सी ही है, यानी केवल 3 युग्म इसमें सही है। आपसे ये पूछा है कि कितने युग्म है, ये नहीं पूछा कि कौन सा, बल्कि कितने सही है, तो इसमें केवल 3 युग्म सही है। गिनी में सैन्य नेताओं ने राष्ट्रपति को हिरासत में लिया और सरकार को भंग करने और संविधान को निलंबित करने की घोषणा की। लेबनान लंबे समय से गंभीर और दीर्घकालिक आर्थिक मंदी से एक तरह से गुजर रहा है। एक आयात निर्भर देश है लेबनान, पहले से स्थानीय मुद्रा के तेजी से अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन और मुद्रास्फीति, बंद होते व्यवसायों, बेरोजगारी और गरीबी को बढ़ावा देने वाले अस्थिर विनिमय दर के साथ एक बड़ी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। इसने मार्च 2020 में यूरोबॉन्ड के पुनर्भुगतान में भी चूक की थी। ट्यूनीशियाई राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया और संसद भी भंग कर दी। ये उस समय की घटना है, वर्ष 2021-22 की। तो इस प्रकार से विकल्प सी यहां पर सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। सूचना आपके लिए एक और है, और सूचना यह है कि आईएएस प्रीलिम्स के लिए जीएस प्लस सीसेट ऑनलाइन कोर्स भी आपके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं 500 प्लस घंटों की कक्षाएं, इनको असीमित बार देखने की आपको सुविधा, 30 निशुल्क टेस्ट जो कि जीएस और सीसेट के होंगे, हिंदी माध्यम में उपलब्ध है। इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप उपलब्ध है। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और साथ ही आप 87501 पर भी कॉल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अक्सर समाचारों में उल्लेखित क्षेत्र और देश, ये भी आप देख सकते हैं कि अगर आप न्यूज़पेपर के वर्ल्ड सेक्शन को ठीक से पढ़ते हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। और साथ ही आपको कोई भी वर्ल्ड की घटना पढ़े, कोई भी विश्व की घटना पढ़े, तो उस देश की अवस्थिति जरूर देख लें। उस देश के किन हिस्सों के बारे में बात हो रही है उनकी अवस्थिति भी आप मैप पर जाकर के जरूर देख लें। यहां पर क्षेत्र दिए हैं अनातोलिया, अम्हारा, काबो डेलगाडो और कैटालोनिया। अनातोलिया आप जानते हैं, अनातोलिया पठार के का नाम आपने निश्चित रूप से सुना होगा, ये तुर्की में ही पड़ता है। अम्हारा क्षेत्र के बारे में भी आप लगातार ये चर्चा में रहा था, अलग अलग प्रकार के संघर्षों के कारण इथोपिया में पड़ता है। काबो डेलगाडो का जो क्षेत्र है ये मोजाम्बिक में पड़ता है, स्पेन में नहीं पड़ता। मोजाम्बिक का सबसे उत्तरी क्षेत्र है ये। कैटालोनिया लगातार संघर्ष रहा है। कैटालोनिया में एक बार रेफरेंडम भी हो गया था स्पेन से अलग होने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कैटालोनिया स्पेन में पड़ता है, न कि इटली में, और काबो डेलगाडो मोजाम्बिक में पड़ता है। तो ये दोनों गलत हैं। यहां से पूछा गया कि कितने सही सुमेलित हैं, 2 सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। वर्ष 2022 का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2022 का प्रश्न है, अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, उपर्युक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं? अफगानिस्तान लगातार एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो लगातार चर्चा में किसी न किसी वजह से रहता ही है। साथ ही मध्य एशिया के जो देश हैं वे भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, विशेष तौर से हाइड्रोकार्बन उत्पादों के लिए। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में निभा सकते हैं। इसलिए जो मध्य एशिया के 5 देश हैं, जो कौन कौन से देश हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इनकी अवस्थिति के बारे में आपको पता होना चाहिए। अफगानिस्तान की अवस्थिति के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप मैप को ठीक से देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से पहले तुर्कमेनिस्तान की सीमा लग जाती है, फिर आप देखेंगे कि ताजिकिस्तान की सीमा लग जाती है, और फिर आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक और देश की सीमा लगती है। यहां आप देखेंगे कि ताजिकिस्तान की सीमा लग जाती है, तुर्कमेनिस्तान की लग जाती है, और उज्बेकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान से लग जाती है, जबकि किर्गिस्तान और कजाकिस्तान इधर पड़ जाता है। और अजरबैजान, आर्मेनिया तो और जॉर्जिया, ये तो तीनों देश अलग ही पड़ते हैं। ये सभी देश अपने आप में इसलिए भी मायने रखते हैं क्योंकि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो 5 जो मध्य एशियाई गणराज्य से थे, यही मध्य एशियाई गणराज्य अलग हुए थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये 5 मध्य एशियाई गणराज्य थे जो यूएसएसआर से 1991 में अलग हुए थे। तो इनकी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और उसी दौरान 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ही अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया भी उससे अलग हुए थे। उनकी अवस्थिति के बारे में भी आपको एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए।
तो यहाँ आप देख सकते हैं किस किस देश की सीमा लगती है। अफगानिस्तान से अजरबैजान की नहीं लगती, किर्गिस्तान की भी नहीं लगती, ताजिकिस्तान की लगती है, तुर्कमेनिस्तान की भी लगती है, उज्बेकिस्तान की भी लगती है। तो 3, 4, 5 की लगती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी दी है और फिर ये दिया है कि कहाँ जाकर के मिलती हैं। वर्ष 2020 का प्रश्न है। मेकोंग नदी दी है, अंडमान सागर, टेम्स नदी, आयरिश सागर, वोल्गा नदी, कैस्पियन सागर, जाम्बेजी नदी, हिंद महासागर। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो मेकोंग नदी है वो दक्षिण चीन सागर में मिलती है, अंडमान सागर में नहीं मिलती। टेम्स नदी जो है वो इंग्लिश चैनल में जाके मिलती है, आयरिश सागर में नहीं मिलती। वोल्गा कैस्पियन सागर में मिलती है। जाम्बेजी भी आप कह सकते हैं कि हिंद महासागर में जाके मिलती है। तो 3 और 4 कौन सा या सही सुमेलित है या है? तो केवल 3 और 4 सही सुमेलित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या या मैप के माध्यम से भी इसमें ठीक तरीके से समझ लेते हैं। ये मेकोंग नदी है और ये तिब्बत से निकलती है इस प्रकार से, और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से होती हुई इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि साउथ चाइना सी में ये गिर जाती है। ये टेम्स नदी है। टेम्स नदी का प्रवाह इस प्रकार से है, ये इंग्लिश चैनल में गिरती है। यहाँ पर इसकी डिटेल भी दी है। पीडीएफ फाइल जो आपको मिलेगी उस पीडीएफ फाइल में आप डिटेल पढ़ सकते हैं। वोल्गा नदी इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये वोल्गा नदी है और वोल्गा नदी इस प्रकार से कैस्पियन सागर में गिरती है। ऑप्शन सही है। और जाम्बेजी नदी जो है वो इस प्रकार से बहती हुई यहाँ मोज़ैम्बिक में ये हिंद महासागर में गिर जाती है। तो ये ऑप्शन भी सही दिया है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ सागर दिए हैं और सागर से लगे हुए देशों के बारे में आपको बताना है। अगेन इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप कैसे करेंगे? मैप को सामने रखेंगे, डेली आपको मैप देखना है। इस तरह के प्रश्नों को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में ठीक करने का सबसे बेहतर तरीका यही है। और साथ ही आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ते रहे, क्योंकि वहां से बहुत बुनियादी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वर्ष 2019 का प्रश्न है ये। और एड्रियाटिक सागर के सामने लिखा है अल्बानिया, काला सागर के बराबर में लिखा है क्रोशिया, यहाँ लिखा है कैस्पियन सागर के बराबर में कजाकिस्तान, भूमध्य सागर के बराबर में मोरक्को, लाल सागर के बराबर में सीरिया। चलिए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन सा सही प्रश्न है। सबसे पहले एड्रियाटिक सी, आगे बढ़ते हैं। एड्रियाटिक सी, तो एड्रियाटिक सी की अवस्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर एड्रियाटिक सी की अवस्थिति आप देखेंगे और कैस्पियन सागर की अवस्थिति यहाँ देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कजाकिस्तान और यहाँ तुर्कमेनिस्तान, ईरान और आपका ये रशिया, इन सभी की स्थिति अजरबैजान कैस्पियन सागर से मिलती है। तो कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान मिलता है तो 3 ऑप्शन आएगा ही आएगा। एड्रियाटिक सागर की अवस्थिति देखें तो यहाँ पड़ता है और अल्बानिया की अवस्थिति यहाँ है, तो अल्बानिया भी इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। काला सागर के सामने लिखा है क्रोशिया, जबकि क्रोशिया की स्थिति कहां पर पड़ती है? क्रोशिया की स्थिति यहां पर पड़ती है। क्रोशिया यहां पर पड़ेगा तो ये एड्रियाटिक सागर से मिलता है, न कि काला सागर से मिलता है। तो काला सागर इसमें सही उत्तर नहीं होगा, यानी ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। कजाकिस्तान सही हो जाएगा। भूमध्य सागर मोरक्को की सीमा पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। मैप में देखिएगा आप, ये भूमध्य सागर है और ये मोरक्को है, इसकी सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मोरक्को। लाल सागर की सीमा क्या सीरिया से मिलती है? नहीं मिलती है, भूमध्य सागर से इसकी सीमा मिलती है लाल सागर की। जो आपका जो सीरिया है, सीरिया की अवस्थिति कहाँ पर आप देखेंगे? सीरिया की अवस्थिति आप यहाँ देखेंगे। सीरिया ये यहाँ पड़ता है, भूमध्य सागर से मिलता है। ये लाल सागर से नहीं मिलता है, लाल सागर की अवस्थिति यहाँ पर है। तो आप इसको भी ऑप्शन में से हटा देंगे तो आपका आएगा 1, 3 और 4। 1, 3, 4 ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इन आपको लगातार इस तरह के प्रश्नों को ठीक करने के लिए मैप ही देखना है। अगला प्रश्न है। ताड़ तेल, पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2021 का ये प्रश्न है। पहला कथन है, ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। आप इसके बारे में जानते हैं, प्राकृतिक रूप में अफ्रीका में पाया जाता है। यही कथन गलत हो जाएगा। और आप अगर इस कथन के बारे में जानते हैं तो यहीं से उत्तर आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है। ये पूछा है कि कौन से कथन इसमें सही है, तो यहीं से एलिमिनेशन टेक्निक हो जाएगी। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है।
ताड़ तेल, लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। बिल्कुल सही है। ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जाता है। तो ऑप्शन, ये भी ऑप्शन सही है, तो बी इसमें सही हो जाएगा। केवल 2 और 3 यानी बी ऑप्शन इसमें सही होगा। ताड़ तेल वृक्ष अफ्रीका में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। वैश्विक बाजार में बायोडीजल उत्पादन में और विविधता लाने के लिए पाम तेल एक वैकल्पिक और आशाजनक फीडस्टॉक माना जाता है। एक वनस्पति तेल है जिसका उपयोग लिपस्टिक व इत्र, परफ्यूम जैसे सौंदर्य प्रसाधनों, कॉस्मेटिक्स में नमी प्रदायक, मॉइस्चराइजिंग और टेक्सचराइजिंग गुणों के लिए किया जाता है। विकल्प बी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, पत्ती कूड़ा लीफ लिटर किसी अन्य जीवों बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्राय अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप एपिफाइट के रूप में पनप कर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिस्थ होते हैं, रूटेड होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? आपके सामने ऑप्शन है, शंकुधारी वन, शुष्क पर्णपाती वन, तीसरा है गरान मैंग्रोव वन, ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। वर्ष 2021 का प्रश्न है। ये जो सारी बातें कही गई हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में कही गई हैं। एनसीईआरटी का प्रश्न है, कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ेंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में ठीक से पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उनको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ये वन सघन और पत्तों वाले होते हैं, जहां भूमि के नजदीक जो झाड़ियां और बेलें होती हैं इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर सबसे लंबे पेड़ होते हैं। इन वनों में जो वृक्षों की लंबाई है वो 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। चूंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का जो समय है वो अलग अलग होता है, इसलिए वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। किसी अन्य जीवों बायोम की तुलना में यहाँ पत्ती कूड़ा तेजी से विघटित होता है, जिससे मिट्टी की सतह प्राय अनावृत होती है। इसमें मुख्य रूप से पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियां जैसे रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी है। विकल्प डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कौन कौन से देश हैं? इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। वर्ष 2024 का प्रश्न है, उपर्युक्त में से किन देशों का उल्लेख प्राइम मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा हराशोन्मुख जनसंख्या के लिए किया जाता है? यानी जहां पर जो जन्म दर है बच्चों की वो कम है, साथ ही जनसंख्या में जो वृद्धों की संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, वृद्ध होते यानी वृद्धों की संख्या ज्यादा हो रही है, और साथ ही हरासमान जनसंख्या के लिए अथवा हरासमान जनसंख्या, या आप कह सकते हैं कि ऐसी जनसंख्या ज्यादा बड़ी तादाद में है जिसकी जो बेसिकली कामगार जो युवा जनसंख्या नहीं है बल्कि जो औसत आयु है वो काफी बढ़ गई है। औसत जैसे भारत की जो औसत आयु मानी जाती है वो 30 से 35 के बीच मानी जाती है, यानी युवा जनसंख्या मानी जाती है। तो कई देशों की जनसंख्या क्या है कि औसत आयु 45-47 तक पहुंच गई है, तो उसको कहते हैं वृद्धोन्मुख जनसंख्या। तो ऐसा किन देशों के बारे में सही है? ऑप्शन एक है 1, 2, 4, ऑप्शन बी है 1, 3, 5, ऑप्शन सी है केवल 2 और 4, ऑप्शन डी है केवल 3 और 5। आपने देखा होगा अक्सर इस तरह के प्रश्नों को ठीक करने का सही तरीका है कि आप न्यूज़पेपर से लगातार जुड़े रहें। इस तरह के प्रश्नों पर लगातार चर्चा न्यूज़पेपर में हुई है। इटली, जापान और दक्षिण कोरिया इसका सही ऑप्शन होगा 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन ए। चलिए इसकी व्याख्या को भी थोड़ा देख लेते हैं। हाल ही में इटली, जापान और दक्षिण कोरिया का उल्लेख मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर, वृद्धोन्मुख जनसंख्या या हरासमान जनसंख्या के लिए किया गया है। दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर विश्व में सबसे कम है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 में चेतावनी दी थी कि दक्षिण कोरिया वर्ष 2100 तक अपनी जनसंख्या को आधा करने की राह पर है, अतः बिंदु 4 सही है। जापान लगातार 8वें वर्ष रिकॉर्ड निम्न जन्म दर के साथ प्रमुख जनसांख्यिकीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। वर्ष 2024 में जापान की वर्तमान प्रजनन दर प्रति महिला 1.374 जन्म है। स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के अनुसार हालिया आंकड़े जो जापान से हमें प्राप्त होते हैं उसमें भी चिंताजनक गिरावट देखने में आई है। वर्ष 2023 में केवल 7,58,631 बच्चों का जन्म हुआ, जो पिछले वर्ष से 5.1% की कमी को बताता है। और इस प्रकार से कथन 2 इसमें सही हो जाएगा, बिंदु 2 सही हो जाएगा। इटली की जन्म दर वर्ष 2023 में रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई, जो लगातार
15वीं वार्षिक गिरावट है। यहाँ जन्म दर, प्रजनन दर गिरकर प्रति महिला 1.20 बच्चे रह गई, जो स्थिर जनसंख्या के लिए आवश्यक 2.1 की दर से बहुत कम है। इस प्रकार से बिंदु 1 भी उसी दायरे में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2022 का प्रश्न है। पहला कथन है, उत्तर पश्चिमी केनिया में बीडी बीडी एक वृद्ध शरणार्थी बस्ती है। बीडी बीडी एक जगह का नाम है, वृद्ध शरणार्थी बस्ती है। यहाँ पर दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीडी बीडी में रहते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, सोमालिया के गृह युद्ध में, तीसरा कथन है, सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केनिया के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है केवल 3। तो अगर आप हाल फिलहाल की घटनाओं से जुड़े हैं तो इस प्रश्न को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और इसका जो व्याख्या है वो इसी प्रकार से है कि जो बीडी बीडी शरणार्थी बस्ती है, ये उत्तर पश्चिम युगांडा में एक शरणार्थी शिविर है। अतः कथन 1 सही नहीं है। गृह युद्ध के कारण 2,70,000 से अधिक दक्षिण सुडानी शरणार्थी देश से पलायन कर चुके हैं। वर्ष 2017 की शुरुआत में बीडी बीडी विश्व की सबसे बड़ी शरणार्थी बस्ती थी। कथन 2 इसमें सही हो जाता है। कथन 1 सही नहीं है क्योंकि ये बस्ती उत्तर पश्चिमी युगांडा में पड़ती है और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी केन्या दिया है, तो कथन 1 यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, यानी 2 और 3 सही होगा। दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है। और अगले ऑप्शन की व्याख्या यही है कि केन्या में ददाब शरणार्थी संकुल में शरणार्थी लोग रहते हैं। इसमें 3 शिविर शामिल हैं। पहला शिविर वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था, जब सोमालिया में गृह युद्ध से भागे शरणार्थियों ने केन्या में सीमा पार करना शुरू किया। वर्ष 2011 में दूसरी अधिकतम शरणार्थी संख्या यहाँ आई, जब कुछ शरणार्थी दक्षिणी सोमालिया में सूखे और अकाल के चलते भाग कर आए। तो कथन 3 भी इसमें सही हो जाता है। चलिए, तो ये कुछ प्रश्न थे। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ISGS फाउंडेशन कोर्स से भी जुड़ी हुई है। लाइव ऑनलाइन में फॉर्म में ये दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है। आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, 1200 प्लस घंटों कक्षाएं, इन्हें असीमित बार देखने की सुविधा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हिंदी में उपलब्ध है। 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम से संबंधित एक कमेंट बॉक्स में आपको मिलेगा प्रश्न, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही जरूर देना है। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।